दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया ने 288 रन पे 4 विकेट बनाए। अब उसके पहले हम शुरुआत करते हैं। टॉस जीत के जो वेस्ट इंडीज के कप्तान ने बॉलिंग ले ली तो मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद उन्होंने बहुत ही ज्यादा ग्रीन टॉप विकेट बनाया होगा, क्योंकि देखिए मैच के पहले की जो पिच रिपोर्ट होती है उसके ऊपर तो हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी समझ में नहीं आता है कि वो विकेट कैसा बिहेव करने वाला है। वो विकेट पे जब खेल शुरू होता है उसके बाद ही पता चलता है, और वो भी करीब आधे घंटे बाद। शुरुआत में तो ठीक है, ऊपर की सरफेस ठीक ठाक ही रहती है, बाद में पोल खुलती है कि कौन से कितने गड्ढे हैं उसमें और कितनी मिट्टी निकल रही है, जैसा कि पिछले टेस्ट मैच में हुआ था। अब यहां पे लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा जो पिछले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज बोर्ड ने किया था। अब ये लोग क्या सोच के इस तरह का विकेट बनाया है इन्होंने। पिछले टेस्ट मैच में इन्होंने बिल्कुल स्पिनिंग विकेट बना दिया। इस टेस्ट मैच में अब मुझे लगता है कि एकदम ही फ्लैट विकेट है, और रही सही कसर आउटफील्ड ने पूरी कर रखी है कि वहां पे घास इन्होंने शायद इतनी बड़ी छोड़ी है कि वो आउटफील्ड में भी बॉल नहीं जा रही है, और बैट्समैन को बॉल बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए वो एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ रहा है। मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि वेस्ट इंडीज बोर्ड क्या करना चाहता है अपने क्रिकेट के साथ, या वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तो अपने खिलाड़ियों से कुछ बदला निकाल रहे हैं। मुझे बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक्चुअली जिस तरह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स क्रिकेट बोर्ड को ट्रीट करते हैं, अपनी मर्जी से लीग क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, अपनी मर्जी से टेस्ट मैच खेलते हैं, अपनी मर्जी से टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं, पता नहीं क्या। और फिर गुस्से में कभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड भी शेमरन हेटमायर जैसे प्लेयर को फ्लाइट छूटने के ऊपर अपने वर्ल्ड कप की टीम से निकाल देते हैं। ये पता नहीं क्या चल रहा है वहां। कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं या पर्सनल राइवलरीज है, पर्सनल झगड़े चल रहे हैं, किस तरह का एटीट्यूड है इन लोगों का। अब जैसा विकेट बनाया है इस बार का, मुझे लगता है, और दूसरा कार्लोस, ये जो अपना क्रेग ब्रैथवेट है जो वेस्ट इंडीज का कैप्टन, इसने रही सही कसर पूरी कर दी। अब इसने बैटिंग ना लेके पहले बॉलिंग ले ली, मतलब इसको भी कुछ समझ में नहीं आया कि विकेट में क्या होने वाला है। हालांकि ये वो एक नए गैब्रियल बॉलर को भी पकड़ के लेके आया कहीं से, और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद अभी आज बिल्कुल 25 रन पे 6-7 विकेट गिरा देंगे इंडिया के। लेकिन वो जब बैटिंग शुरू हुई तो आप सभी ने देखा कि वो तो मतलब रोहित शर्मा और जायसवाल जो टूट पड़े। तो इस बार मैं क्रेडिट जरूर दूंगा रोहित शर्मा को कि रोहित शर्मा ने जरूर टॉस में कहा कि हाँ मैं भी बैटिंग ही करना चाहता था। मतलब रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का सोचा, इसका मतलब उसने विकेट अच्छे से समझ लिया था कि ये विकेट में क्या होने वाला है, मतलब फॉर अ चेंज। क्योंकि अदरवाइज रोहित शर्मा को भी समझ में नहीं आता है कि करना क्या है मुझे, और टेक्टिकली तो वो बिल्कुल ही जीरो है। लेकिन ठीक है, चलिए अब देखिए इन्होंने मुकेश कुमार को खिला लिया। अब मुकेश कुमार को खिलाया, कह तो दिया कि शार्दुल ठाकुर को निगल है या ये है, लेकिन अब हालांकि शार्दुल ठाकुर को देखिए मुझे पता है कि उसको टीम से निकाला नहीं गया होगा, क्योंकि वो चाहे जैसा भी हो, मतलब वो टेस्ट टीम में तो रहता ही है, क्योंकि उसकी वो जो ऑलराउंडर एबिलिटीज जो हैं वो उसकी वजह से उसको टीम में रहना ही है, और खासतौर पे सेना कंट्रीज में तो रहना ही है। अब वेस्ट इंडीज के आगे तो आप किसी को खिलाएं किसी को ना खिलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैच तो इंडिया को जीतना ही चाहिए। हालांकि ये दूसरे सेशन में इनकी बड़ी हालत पतली हो गई थी, खैर उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अब जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पीटना शुरू किया शुरू में, तो अब पूरी जनता, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, लग गई कि अब आज तो इंडियन टीम 800 रन ही बना देगी पहली पारी में, जिस तरह से। और वो यशस्वी जायसवाल को भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया था कि पिछले मैच में इसने जो रिस्पेक्ट किया था वेस्ट इंडियन बॉलर्स को, तो उसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। उसने तो अपने बिल्कुल वनडे और T20 के अंदाज में आगे बढ़ बढ़ के पीटना शुरू कर दिया। हालांकि यशस्वी जायसवाल को यह समझना पड़ेगा कि ये इतना आसान नहीं होता है जितना वो समझ रहा था। बॉलिंग कितनी भी मीडियोकर हो या विकेट कितना भी फ्लैट हो, आपको बॉल को उसके मेरिट पे ही खेलना पड़ता है। और अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो आपको समझ में आया होगा कि यशस्वी जायसवाल की वीकनेस अब हमको भी समझ में आ गई है और बाकी लोगों को भी समझ में आ गई है। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उसकी वीकनेस है, लेकिन क्या होता है कि ये लोग आजकल की जनरेशन के जो बैट्समैन हैं, ये लोग रन बनाने जाते हैं, तो ये मतलब कई बार तो शॉट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं रन बनाने के लिए, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है।
अब ये ज्यादातर तो देखिए लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल और T20 जितने भी ये मैचेस हैं, तो इनमें क्या है कि इनको रन बनाना पड़ता है। इनको कहा जाता है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर। अब वो टेस्ट मैच में जब आ जाते हैं तो वहां पे वही मसल मेमोरी रहती है, तो वो हाथ चल जाता है। अब इसी वजह से कल के मैच में कितने उसके मतलब एजेस लगे, और जिसको कतरने बोलते हैं हम, कतरने निकल के बॉल इधर से चली गई, थर्ड मैन पे चली गई, कहीं गली से निकल गई, कभी स्लिप में से निकल गई। तो अब ऐसा हो जाता है, एक आध कैच भी छूट गया, दो कैच छूट गए। तो फिर अब ये क्या है कि ये अच्छे बॉलर्स जो हैं, अच्छी टीमें जो हैं, वो इसको पकड़ लेंगे। दूसरी बात एक और है कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के पास कोई जेन्युइन पेस नहीं है। जेन्युइन पेस से मेरा मतलब होता है 145 एंड अबव। 145 के नीचे भी मैं उसको जेन्युइन पेस नहीं कहता, मैं वो कहता हूं 140 से 145 तेज है बॉल, लेकिन वो जेन्युइन पेस नहीं है। जेन्युइन पेस 145 के ऊपर वाली होती है। तो जब ये मिलेगी ना और वो ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर देखना पड़ेगा यशस्वी जायसवाल को कि क्या होगा और किस तरह से काउंटर करेगा। तो अब रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, तो जैसा पिछले मैच में मैंने कहा था, ये दौरा विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ऐसा है कि ये बहुत ही दोधारी तलवार है। यहां रन बनाए तो कोई क्रेडिट नहीं, और नहीं बनाए तो दुनिया भर की थू थू हो जाएगी। खैर, पिछले मैच में जो मैंने विराट कोहली की का क्रिटिसिज्म किया था, उसका रीजन दूसरा था। रन बनाना ना बनाना वो बात की बात है, लेकिन जो एटीट्यूड आप ग्राउंड पे दिखाते हो, वो उससे मुझे ऑब्जेक्शन था। कल के मैच में विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की और जैसा कि एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, बात वही है, यहां पे फिर से मौका किसने गंवाया? पिछले मैच में जिन लोगों ने मौका गंवाया था, उन्होंने फिर इस मैच में गड़बड़ कर दिया, शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे दोनों। अब देखिए, शुभमन गिल का अभी तक जो पीरियड चल रहा था और जो उसकी वाहवाह हो रही थी, मुझे लगता है कि अब उसके लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है। थोड़ी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है, अभी टेस्ट मैचेस की अगली सीरीज में बहुत ज्यादा गैप है। अब वो दिसंबर में होने वाली है, वर्ल्ड कप के बाद। ये तो 2 मैचेस आपने गंवा दिए। ये 2 मैचेस में शुभमन गिल बहुत अच्छी तरह से काफी रन बना सकता था। और देखिए, इसको तो ये लग रहा होगा कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने जाके राहुल द्रविड़ को बोल दिया कि मुझे 3 नंबर पे बैटिंग करना है। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, जब आप 100 रन आपके ओपनर्स लगा चुके हो, आप बैठे हुए हो, और पिछले मैच में तो हो गया था पूरे दिन तक ही बैठे रहे आप और बैटिंग ही नहीं आई आपकी, तो उसके बाद आदमी बैठे बैठे उगता जाता है पवेलियन में। और फिर आके 3 नंबर पे जब बैटिंग करते हैं तो बहुत इमेंस कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा। मतलब वो साधु टाइप का आदमी होना चाहिए जो आके बिल्कुल खेलने लगे। तो अब इसको अखरना होगा कि इससे तो मैं अगर पहले ओपनिंग ही कर लेता तो कम से कम मैं रन बना लेता। क्योंकि शुरू में जाके तो आदमी को कंसंट्रेट करना ही पड़ता है मैच देखने, मैच शुरू होने के टाइम पे शुरू में थोड़ा असेसमेंट करना पड़ता है विकेट के बारे में, बॉलिंग के बारे में, सभी कुछ चीजों के बारे में। तो अब वो नहीं किया, बाहर से बैठे बैठे दिख गया कि अरे विकेट तो बिल्कुल ही बेकार है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, मैं भी खूब रन बना लूंगा। लेकिन बाहर बैठे बैठे बोर इतना हो गया है, और ऊपर से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एटीट्यूड शुभमन गिल में भी आ गया है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। अब देखिए, जिस तरह से शुभमन गिल ने मारा है शॉट, जिसपे चौका गया है, वो शॉट कोई टेस्ट मैच में खेलने वाला नहीं है। और अगर आप टेस्ट मैच में किसी बॉलर के अगेंस्ट इस तरह से आप ये कट मार के हल्का सा और बैट का एज टाइप का देके, जिसको स्टीयर करना कहते हैं, आप गली से निकालोगे चौका और आपको वो चौका मिल जाए, बॉलर तो दुखी होने के बजाय बहुत खुश हो जाएगा। और वही हुआ, उसने वही बॉल डाली और आप दूसरी तीसरी बॉल पे एज देके आउट हो गए 10 रन पे। तो फिर क्या फायदा हुआ, जीत किसकी हुई? तो आप एक बहुत सा फैंसी टाइप का चौका मार के और आप 10 रन पे आउट होके वापस चले गए। और ये सीरीज ऐसी थी कि इन दोनों मैचेस में अगर शुभमन गिल ने ओपन किया होता तो ये शायद बहुत आराम से 200, 250, 300 रन भी बना सकता था। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये भी रन अच्छे बना लेता है लंबे। अब लेकिन देखिए, इसको बहुत अपना सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज इसके लिए इसकी पोजीशन में अब खतरा है। क्योंकि कल अगर मान लीजिए राहुल वापस आ जाए और ऐसे ही अजिंक्य रहाणे, अब अजिंक्य रहाणे ने भी दोनों टेस्ट मैचेस में अपना मौका बिल्कुल भी नहीं भुनाया और बहुत ही गलत किया, इसको भी रन बनाने चाहिए थे। क्योंकि अब देखिए, श्रेयस अय्यर अगर अंदर आता है,
और केएल राहुल दोनों फिट हो जाते हैं, तो फिर शुभमन गिल और ये अपना अजिंक्य रहाणे, इन दोनों की पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। अब लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से फिटनेस इन लोगों की, राहुल की और श्रेयस अय्यर की होती है। और दूसरा सेशन जब शुरू हुआ और जिस तरह से 4 विकेट गिरे, अब यशस्वी जायसवाल तो जिस तरह से खेल रहा था डेंजरसली, वो तो कभी भी आउट हो सकता था। रोहित शर्मा ने तो बॉल की लाइन ही मिस कर दी और उसके बाद तो बेचारा बहुत दुखी हुआ। ठीक है, अब वही वाली बात है कि अब इतनी ज्यादा साड़ी बॉलिंग जब हो रही हो तो आदमी क्या करे, इसके लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। सीधी बॉल भी कभी मिस हो जाती है, हो गई। फिर उसके बाद अपने गिल और अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए और जब 182 रन पे चौथा विकेट इनका गिरा तो मुझे तो वही लगा जो मुझे इनसे हमेशा डर रहता है। मुझे लगा कि ये 132 पे 4 वाला स्कोर जो है वो इस बार 182 पे 4 हुआ है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि अब ये कुछ कर पाएंगे। मुझे तो लग रहा था ये भी ऑल आउट ही हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो तो भला हो रविंद्र जडेजा का, जो कि बेचारा हमेशा ही अच्छा खेलता है, और विराट कोहली ने इस बार थोड़ी सेंसिबल बैटिंग की। देखिए, पहला रन ही उसने 21वीं बॉल पे बनाया। अब हालांकि इतना भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा तो चढ़ के खेलना चाहिए। लेकिन अब बात वही है कि अगर शुरू में आप नहीं करो कुछ ऐसा एडवेंचरस तो अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए एक आध स्नेक लग जाए या बोल्ड हो जाओ या एलबी हो जाओ तो फिर वही गाली पड़ने का डर रहता है। तो ये जो गाली पड़ने का डर है ना, ये होना चाहिए। यही रिस्पेक्ट कहलाता है, जो ऑडियंस का रिस्पेक्ट है, ये आपको करना चाहिए। तो उसके बाद रिजल्ट आपको मिला, अब आप बिल्कुल सीरियसली खेल रहे हो, ना कोई हंसी मजाक हो रहा है ना कुछ हो रहा है, यही एक्सपेक्टेड है। तो 288 रन पे 4 विकेट इंडिया का स्कोर है। अदरवाइज तो कल बहुत ही ज्यादा चीचा लेदर हो जाती है हमारी। अगर इस वेस्ट इंडीज टीम के सामने भी आप अगर 250 पे ऑल आउट हो जाते तो गजब ही हो जाता, और ये हो भी जाते। अगर विराट कोहली आउट हो जाता तो क्या होने वाला था। ईशान किशन का अभी कोई भरोसा नहीं है, वो कहने को तो वो 200 रन भी बना सकता है। अभी अगर आज मान लीजिए आके विराट कोहली और जडेजा में से कोई आउट हो जाए शुरुआत के 2 4 5 ओवर में, तो अब ईशान किशन के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि अगर विकेट जल्दी गिरता है या देर से भी गिरता है, क्योंकि इंडिया मेरे ख्याल से आज के पूरा दिन बैटिंग करना चाहेगी। इंडिया दोबारा इस मैच में बैटिंग नहीं करने का कोई इंडिया का मूड होगा, लेकिन अगर आज पूरे दिन बैटिंग करती है तो ईशान किशन की बैटिंग आएगी, और आएगी तो ईशान किशन के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि अपनी पोजीशन को सीमेंट कर ले। ऋषभ पंत जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक के लिए तो अपनी जगह पक्की करे। और ऋषभ पंत के आने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ विकेट कीपर इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं कि वो रेगुलर विकेट कीपर के आने के बाद खुद एज अ बैट्समैन ही खेल लेते हैं। अब जैसे दिलीप वेंगसरकर का हमारे पास एग्जाम्पल है, या और भी अपने ये राहुल ही है खुद, कई बार ये कीपिंग नहीं करता है, तो टेस्ट मैचेस में तो इसने नहीं की ये कीपिंग, तो ऐसा हो जाता है। ये इसको ईशान किशन को ये सोचना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन की जगह भी तो बाकी है मिडिल ऑर्डर में। तो इसकी किस्मत से शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे भी फेल हो गए। अनफॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर अनफिट है, तो ये मौके का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज किस तरह से बैटिंग करती है। वेस्ट इंडीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने जिस तरह का विकेट बनाया है एकदम फ्लैट, इनके बैट्समैन का एक्चुअली टेम्परामेंट नहीं है लंबी पारी खेलने का। तो लंबी पारी, क्योंकि ये ज्यादातर ये लीग क्रिकेट खेलते हैं, लिमिटेड ओवर T20, तो अब इसमें इनके पास ना तो स्टेमिना होगा और ना ही टेम्परामेंट। टेक्निक तो बहुत ही क्वेश्चनेबल है, क्योंकि जब आप लंबा क्रिकेट खेलते नहीं हो, रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते नहीं हो, तो टेक्निक तो कंप्रोमाइज हो ही जाती है। तो वो तो एक अलग बात है। हालांकि इंडिया में भी अब स्पिनर्स को छोड़ के ये बाकी फास्ट बॉलर्स में तो कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि विकेट फेवरेबल नहीं है, इसलिए सिराज का भी मुझे लगता नहीं है कि वो इतना इफेक्टिव होगा। अगर स्पिनर्स को ढंग से खेल लिया तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये लोग फिर से ढेर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आज का तो खैर मैच इंडिया की, आज का दिन जो है वो तो इंडिया की बैटिंग ही हमें देखनी है। तो देखते हैं क्या कितने रन बनाते हैं लोग, कौन कौन रन बनाता है, क्या होता है। मिलेंगे मैच के बाद। थैंक यू सो मच। I am Vikas Saxena, the biased analyst.